वेलकम यू ऑल। मैं तुषार रस्तोगी। चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने व्हाट इज़ मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, इसको एक्सप्लेन किया था। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर कैसा है देखते हैं। बेसिकली हमें तीन तरह के नेचर दिखाई देते हैं। पहला मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अगर हम बात करें, आपसे कहते हैं कि आर्ट, तो आर्ट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा जिसमें क्रिएटिविटी हो, इनोवेशंस हो, है ना। आर्ट का मतलब यही होता है, कुछ ऐसा जो हम बहुत अच्छे से बना सकें, जो हम बहुत अच्छे से यूनिक तरीके से कर सकें। सपोज़ मैं बोलता हूँ स्टार बनाना है, तो कुछ लोग स्टार ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो कुछ लोग स्टार वो पुराना ट्रायंगल वाला बनता है जो, ठीक है, वो ऐसे बना देंगे। तो यूनिकनेस, क्रिएटिविटी, हो सकता है कोई स्टार अलग तरह से बनाए। तो आर्ट, आर्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ को जब हम क्रिएटिविटी के साथ करते हैं, ठीक है, इनोवेशंस के साथ करते हैं, या फिर अपनी पर्सनल नॉलेज या पर्सनल परसेप्शन, उसके ब्याह पर हम किसी अलग तरीके से, यूनिक तरीके से किसी काम को करते हैं, आर्ट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आर्ट refers to skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observation, and experience. The feature of art as follows. अब कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट की तरह है। जैसे आर्ट यूनिक होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। हर इंसान का अपना एक अलग ही तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं। तो वैसे ही मैनेजमेंट भी जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर किसी का मैनेजमेंट एक जैसा नहीं हो सकता, है ना। अगर कोई है तो फिर उसका मैनेजमेंट अलग तरीके का होगा, किसी दूसरे का मैनेजमेंट अलग तरीके का होगा। अलग तरीके का मतलब यहाँ पर क्या है? कोई स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा होगा, कोई बहुत पोलाइटली मैनेजमेंट कर रहा होगा, कोई अलग अलग, सबका ही अलग परसेप्शन बिहेवियर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि मैनेजमेंट सबका वेरी करता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्ट में और मैनेजमेंट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कॉमन दिखाई देती हैं, राइट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट के सब्जेक्ट्स में, ठीक है, आर्ट के सब्जेक्ट में हम किसी भी आर्ट के सब्जेक्ट ले लें या कुछ भी आर्टिस्टिक किसी भी चीज़ की हम बात करें, तो उसकी जो नॉलेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक होती है और उसमें बहुत ज़्यादा लिटरेचर होता है, थ्योरीज होती हैं, ठीक है। अगर हम मैनेजमेंट की बुक्स उठा करके देखते हैं तो हमें उसमें भी सेम दिखाई देता है। लिटरेचर है, थ्योरीज़ हैं, भरी बड़ी हैं, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की जो बुक्स हैं और आर्ट्स की जो बुक्स हैं, आर्ट सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं, वो लगभग सेम ही हैं, एक जैसी हैं। थ्योरी उसमें भी है, थ्योरी इसमें भी है, इसमें भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसमें भी सिस्टमेटिक ऑफ बॉडी नॉलेज है, ठीक है। इसमें भी लिटरेचर भरा पड़ा है, उसमें भी लिटरेचर ही लिटरेचर है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के और आर्ट में ये फीचर कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, ठीक है। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इन एवरी आर्ट सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरी टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। सेकेंड, अगर हम बात करें पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज का मतलब क्या होता है कि हर इंसान, हमने बताया था ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आर्ट है, हमने सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका बहुत अच्छा सा। सपोज मैंने 4 लोग हैं, ABCD, हमने उन चारों को बोला एक एक फ्लावर बना दो, ठीक है। अभी कोई फ्लावर कैसे बना रहा होगा, है ना। कोई फ्लावर है वो ऐसे करके फ्लावर बना रहा होगा, ठीक है। ये भी फ्लावर हो गया। कोई फ्लावर किसी और तरीके से बना रहा होगा, है ना। तो अलग अलग तरीके से फ्लावर बनेंगे, है ना। तो क्या हुआ, हर इंसान का अलग अलग परसेप्शन है, उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, तो उनकी आर्ट भी अलग अलग ही होगी,
ठीक है। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन, द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दस आर्ट इज़ वेरी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। जब भी हम पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो आर्ट का नाम ज़रूर आता है, राइट। तो मैनेजमेंट भी बिल्कुल सेम है, हर किसी का मैनेजमेंट एक जैसा नहीं हो सकता, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा तो कोई बहुत ज़्यादा पोलाइट होगा तो कोई मिक्स में होगा, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर आर्ट का ये भी फीचर दिखाई देता है। तीसरा जो पॉइंट दिया है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अभी आर्ट्स जो भी चीज़ें हैं आर्टिस्टिक, जैसे सपोज म्यूज़िक हो गया, है ना, और ये ड्राइंग हो गया, या फिर कोई भी आर्ट का आप सब्जेक्ट ले सकते हो या कोई टॉपिक चीज़ एक्टिविटी ले सकते हो, उसमें आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप और ज़्यादा अच्छे होते जाओगे, उतना ही ज़्यादा और बेटर आपका होता जाएगा, राइट। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होता है मैनेजमेंट के साथ भी। मैनेजमेंट की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, आप जितना ज़्यादा लोगों को हैंडल करने की कोशिश करते हो, आप जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस गेन करते हो, ठीक है, उतना ही आपका मैनेजमेंट जो है वो बेटर और बेटर और बेटर होता चला जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आर्ट इन्वॉल्व्स इन कंसिस्टेंट एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, है ना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर कंक्लूज़न हुआ, क्या कंक्लूज़न देखते हैं निकलता है। तो इन मैनेजमेंट ऑल्सो अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर एंड बुक्स आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट आस्पेक्ट्स मैनेजमेंट। Every manager has his own unique style of managing things and people. He uses his creativity in applying management techniques and his skills improve with regular applications since all the features of art are present in the management. So it can called an art. Clear? Next आगे बढ़ते हैं हम, मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस, ऐसा साइंस के कौन से फीचर्स हैं। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं भाई मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट नहीं हो सकता, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस होगा, ठीक है। अपनी अपनी फिलोसफीज़ हैं, अपने अपने परसेप्शन है, किसी को ये साइंस दिख रहा था तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स उन्होंने दिए कि ये साइंस है। तो साइंस क्या होता है। साइंस बेसिकली जो होता है जो किसी फार्मूलाज पर काम करे या बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पर काम करे, है ना। जो एक्चुअल में साइंस की जो पूरी नॉलेज होती है वो फैक्ट बेस्ड होती है, ठीक है, फैक्ट बेस्ड, है ना। क्योंकि साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस में जब तक कोई भी चीज़ प्रूफ ना हो उसे वो मानते नहीं हैं। तो फैक्ट्स पर बेस्ड होती है पूरी साइंस। देखते हैं, साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज़ बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ्स which can be tested anywhere anytime. The features of science are as follows. पहला पॉइंट दिया गया सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस हैज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। साइंस में होता है, हमने पता है, लेकिन क्या मैनेजमेंट में होता है। तो जब हम अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, चैप्टर सेकंड में जब हम पहुंचेंगे, आपने चैप्टर का नाम पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है, ठीक है। और वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो बिल्कुल सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की ही तरह प्रैक्टिस और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। उनको भी बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। जब उनके सबके रिजल्ट्स हर बार में सेम मिलते हैं तभी वो प्रिंसिपल एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है। पता है हमें साइंस यूनिवर्सल होता है, साइंस के जो फार्मूलाज यहाँ यूज़ हो रहे हैं या कहीं पर भी यूज़ हो रहे हैं, किसी भी लेबोरेटरी में यूज़ हो रहे हैं, सब सेम होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर NaCl होता है वहाँ पर Na2Cl होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, 2NaCl होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब NaCl, नमक का जो फार्मूला होगा वो NaCl ही होगा हर जगह, कहीं पर भी आप जाओगे, है ना। E=mc² जो फिज़िक्स का है, तो वो हर जगह होगा, हर जगह आप कहीं पर भी उसे अप्लाई करोगे, कहीं पर भी उसे चेक करोगे, उसका वही आएगा। और हम मैनेजमेंट को भी देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं, परवेसिव, याद है ना फीचर्स में। तो मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव, परवेसिव का मतलब यही होता है कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, जिसे हम हर जगह अप्लाई कर सकें, है ना।
तो हमें ये भी देखने को मिल जाता है उसमें। अब कंक्लूज़न क्या आता है? कंक्लूज़न है मैनेजमेंट हैज़ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल्स आर developed over a period of time based on repeated experiments and observations which are universally applicable, but they have to be modified according to the given situation. बस ये एक छोटा सा पॉइंट है जो इसको डिफ़र कर देता है साइंस के साथ। वो क्या है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं दे कैन बी मॉडिफाइड, है ना। उन्हें आप मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द पीपल, है ना। आप उन्हें मॉडिफाई कर सकते हो, उनमें चेंजेस कर सकते हो। बट साइंस के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। E=mc², वो कब से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसमें चेंज करते हो तो आपकी थ्योरम चेंज हो जाएगी, आप जिस चीज़ में भी अप्लाई कर रहे हो वो गड़बड़ हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम चेंज कर सकते हैं, वो थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं। As the principles of management are not as exact as the principles of pure science, so it may be called an inexact science. The prominence of human factor in the management makes it a social science, right? सिंपल सी बात है, इन्होंने वही चीज़ बोली है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह बिल्कुल नहीं होते। हाँ, ये मानते हैं कि वो जो है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड हैं, प्रैक्टिस पर बेस्ड हैं, बट वो रिजिड नहीं होते। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, चलो ठीक है, साइंस तो नहीं है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस हम बोल सकते हैं। और इसमें जो ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ह्यूमंस अगर आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आएंगी ही। तो इसलिए इसको बोला गया सोशल साइंस का पार्ट माना गया है रादर देन साइंस। नेक्स्ट हम देखते हैं तो फिर तीसरा जो एक ग्रुप था फिलोसोफर्स का, तीसरा जो ग्रुप था वो उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट जो है ना साइंस है ना आर्ट है, वो एक्चुअल में एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। क्या था प्रोफेशन? प्रोफेशन को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि जिसमें लोगों को क्या चाहिए होती है? स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है ना। स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए लोगों को, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, एक पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तभी आप प्रोफेशन में आ सकते हो। जैसे लॉयर के लिए LLB होती है, डॉक्टर्स के लिए MBBS होता है ना। तो अगर हम देखें मैनेजर्स के लिए क्या चाहिए होता है, तो वैसे तो बेसिकली मैनेजर्स के लिए क्या चाहिए होता है? MBA चाहिए होता है, आपको MBA करना होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि नहीं आपको MBA नहीं करोगे तो आप मैनेजर नहीं बन सकते। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है, आप बन सकते हो, देयर आर पॉसिबिलिटीज़। लेकिन हम कह सकते हैं कि बिना MBA के आप एक परफेक्ट मैनेजर शायद ना बन पाए, पता नहीं। लेकिन सॉरी तो प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री इज़ रेस्ट्रिक्टेड। द मेन फीचर ऑफ प्रोफेशन आर एज फॉलोज, ठीक है। तो वही चीज़ है, एंट्री जो है रेस्ट्रिक्टेड होती है प्रोफेशन में, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स उन्होंने दिए। पहला तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। ऑल द प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब अच्छा, वहाँ पर हम सिस्टमेटिक देख रहे थे, थ्योरेटिकल देख रहे थे, यहाँ पर हम वेल डिफाइंड की बात कर रहे हैं। वेल डिफाइंड नॉलेज का मतलब होता है कि जब भी हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो फिर हमें उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ, है ना। तो उसमें एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसकी अपनी अलग डेफिनेशन होनी चाहिए, अपनी अलग एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट के अंदर सेम ऐसा ही होता है, हर पॉइंट, हर टॉपिक का एक अपना एक्सप्लेनेशन अलग से होता है, एक डेफिनीशन होती है, कीवर्ड्स होते हैं, उनकी भी डेफिनीशंस होती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना। सेकंड हमें जो पॉइंट दिया गया है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज़ रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और दो सम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। सारे प्रोफेशंस में होता है, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि नहीं आप MBA नहीं होगे। कई बार ऐसा होता है कि आप MCOM करते हो, MA इकोनॉमिक्स करते हो और जाकर आप मैनेजर बन जाते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि आपको MBA ही करना होता है,
ठीक है, कई बार ऐसा होता है इंजीनियर्स होते हैं जो बीटेक एमटेक करने के बाद मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है, तो कोई भी बन सकता है, ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप एमबीए हो तो आपको एक एडवांटेज मिलती है, प्रमोशन थोड़ा जल्दी मिल जाता है, बस इतना होता है और कुछ नहीं होता। तो प्रोफेशनल एसोसिएशंस, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सभी प्रोफेशन का एक अपना क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है। जैसे कि लॉयर्स का जो एसोसिएशन होता है बार, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें मेडिकल्स का यानी कि डॉक्टर्स का, तो उनका भी होता है आईएमए। और इसी तरह से मैनेजर्स का भी एक एसोसिएशन होता है जिसे हम बोलते हैं AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। AIMA ये जो है फुल फॉर्म इसकी क्या है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये जो है ये मैनेजर्स की एसोसिएशन होती है। जैसे लॉयर्स की बार होती है, ठीक है, और जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी आईएमए होती है, और इसी तरह से मैनेजर्स की AIMA होती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। देखो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है तुम लोगों को। एक्चुअल में क्या होता है, जो हार्ड कोर प्रोफेशंस होते हैं जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर्स हो गया, इनके जो रूल्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, वो एक्चुअल में रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स। और जैसे कि हमें पता है रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करते तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, या तो कुछ पनिशमेंट्स होंगे, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर जो होता है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर बात कर रहे हैं हम, मैनेजमेंट के अंदर बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट के अंदर रूल्स नहीं होते, ये एक्चुअल में एथिकल रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? एथिकल कोड्स होते हैं, या रूल्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखो जो रूल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, ठीक है, वो हमको पनिशमेंट कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी बताते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको ये हो जाएगा, या आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, या आप पर फाइन चार्ज किया जाएगा। बट मैनेजमेंट के अंदर एथिकल कोड्स होते हैं जो सिर्फ इतना बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए और ये करना नहीं चाहिए। कोई वहाँ पर पनिशमेंट नहीं होते, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, किसी तरह का लाइसेंसिंग नहीं होता, ठीक है। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, all professions are bound by a code of conduct which guides the behavior of its members, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनके मेंबर्स को, यानी कि उस एसोसिएशन के जो मेंबर्स होते हैं उनको बाउंड करते हैं कि आपको ऐसा काम करना है और ऐसे काम नहीं करना। बस डिफरेंस क्या है हार्डकोर प्रोफेशन में और मैनेजमेंट प्रोफेशन में, कि हार्डकोर प्रोफेशन में क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, रिजिड रूल्स होते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस और पनिशमेंट्स होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ये नहीं होता, ठीक है। सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव पता ही है सबको, 11th क्लास में पढ़ा होगा। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड कराना। जैसे लॉयर हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है, डॉक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है, सेम ऐसे ही मैनेजर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है। कंक्लूजन हम देखेंगे, मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ management does not fulfill all the features of a profession, and thus it is not a full-fledged profession like doctor, lawyer, etc. But very soon it will be recognized as full-fledged profession, ठीक है। सेम है, डॉक्टर लॉयर्स की तरह हम इसे फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। जब तक आप LLB नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप LLB नहीं करोगे, MBBS नहीं करोगे, तब तक आप उनके प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। प्लस इसके साथ ही साथ इनका एक लाइसेंस भी होता है, ठीक है, एक लाइसेंस भी होता है इनका। उस लाइसेंस को भी एक्वायर नहीं करोगे तो आप उनके प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, बट हो सकता है आगे नियर बाई फ्यूचर में ये प्रोफेशन फुल फ्लेज प्रोफेशन बन जाए। शायद इसमें लाइसेंसिंग आ जाए, या फिर इसमें रूल्स आ जाएँ, कोड ऑफ कंडक्ट्स आ जाएँ, रिजिडिटी आ जाए थोड़ी सी, तो मे भी हो सकता है आगे चलकर, बट अभी ये फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा मैनेजमेंट एज एन आर्ट,
है भी नहीं भी है, मैनेजमेंट एज अ साइंस है भी और नहीं भी है, और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है भी और नहीं भी है, यानी कि मैनेजमेंट की अपनी अलग ही कोई स्ट्रीम होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स होते हैं। कैसे लेवल्स होते हैं? अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो वो किस तरह का बनेगा? ठीक है, एक ग्रुप यहाँ बैठा होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर कोई होगा, फिर उसके अंडर सबॉर्डिनेट्स होंगे, और फिर उसके भी अंडर सबॉर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो होता है उसे बोलते हैं, यानी कि टॉप लेवल पर जो होते हैं उन्हें बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये टॉप लेवल हो गया, ये मिडिल लेवल हो गया, ये लोअर लेवल हो गया, और ये होते हैं वर्कर्स, ठीक है, या लेबर हम कह सकते हैं। तो टॉप लेवल में कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। मिडिल लेवल में कौन होते हैं? तो मिडिल लेवल में हमारे HODs आते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। हाँ, ये क्या है? ये एक्चुअल में डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। सपोज फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ठीक है। तो फाइनेंस में कौन होगा? फाइनेंस मैनेजर होगा। प्रोडक्शन में कौन होगा? प्रोडक्शन मैनेजर होगा। मार्केटिंग में कौन होगा? मार्केटिंग मैनेजर होगा। इनको हम क्या बोल सकते हैं? HOD बोल सकते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या फिर हम क्या बोलेंगे इनको? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स बोलेंगे, है ना। तो ये हमारे जो हो जाते हैं मिडिल लेवल में आ जाते हैं, कौन? HODs। टॉप लेवल में कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। और लोअर लेवल में हमारे सुपरवाइजर्स, फ्रंट लाइन मैनेजर, है ना, फोरमैन, ये होते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसको देखते हैं हम। अपर मैनेजमेंट में कौन कौन लोग होते हैं हम पहले बात करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन हो सकता है? CEO होता है, CFO होता है। CEO की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CFO की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, जनरल मैनेजर होता है। ये सब किस में आते हैं? चेयरमैन होता है। ये सब किस में आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। मिडिल लेवल में हमने बताया था फाइनेंस मैनेजर, HR मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, इन्वेंट्री मैनेजर, ये किस में आ जाते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। लोअर लेवल में कौन होते हैं? लोअर लेवल में हमारे आते हैं सुपरवाइजर्स, टीम लीडर्स, फ्रंट लाइन मैनेजर, है ना, फोरमैन, ये सभी हमारे आते हैं लोअर लेवल में। लोअर लेवल ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अलग अलग नाम से भी इसको बोला जाता है। सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल, लोअर लेवल, अलग अलग नामों से भी इसको बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टॉप लेवल के ऊपर। तो टॉप लेवल में कौन कौन होता है? कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और इक्विवेलेंट एंड देयर टीम, ठीक है। इनकी टीम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, है ना, सारे आ जाते हैं। चीफ टास्क अभी होता क्या है? इनका जो मेन काम होता है एक्चुअल में, तो वो क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसमें फंक्शंस ही डिवाइड कर देते हैं। चलिए आइए फंक्शंस ही पहले डिवाइड कर लेते हैं। हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे ना। कौन कौन से 5 फंक्शंस थे? याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, पॉज DC, है ना। तो PO यहाँ आता है, S यानी कि स्टाफिंग, और DC लोअर लेवल पे आता है, यानी कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग किसका काम है? टॉप लेवल का काम है। स्टाफिंग मिडिल लेवल का काम है, और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग लोअर लेवल का काम होता है, ठीक है। इसके अलावा भी टॉप लेवल के कुछ काम होते हैं, ठीक है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जो कि प्लानिंग का ही पार्ट है, उसको भी छोड़ देते हैं। लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, देखा होगा आईफोन्स लॉन्च होते हैं, तो आईफोन जब भी लॉन्च होता है तो लॉन्च करने के लिए कौन आता है? CEO, है ना, एप्पल का CEO होता है। इसी तरह से अभी एक दिन पहले अभी रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था कि नियर बाई फ्यूचर में वो कुछ चीज़ें लॉन्च करने वाले हैं, जैसे कि जियो मीट हो गया, जियो ग्लास हो गया,
है ना, उसके बारे में अनाउंस किया था। तो किसने अनाउंस किया था? मुकेश अंबानी जी ने आके अनाउंस किया था। और वो कौन है? वो चेयरमैन है। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो मार्केट से वही आकर के बात करते हैं कस्टमर्स को, यानी सॉरी जो ऑडियंस होती है उनको वही बताते हैं कि हमारे कंपनी में ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा क्या काम होता है? तो इसके अलावा ये लोग सर्वाइवल की बात करते हैं, सर्वाइवल का टेक केयर करते हैं, प्लस फाइनेंस अरेंज करते हैं, कहाँ से पैसे लाने हैं, कितना पैसा लगाना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। सर्वाइवल के बारे में सोचना, यानी कि बिज़नेस जो है वो सर्वाइव करता रहे, ग्रोथ करता रहे, प्रॉफिट अर्न करता रहे, इसके बारे में भी सोचना, ये किसका काम होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। सारे लेवल्स में, सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बनाना, ये किसका काम होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, पॉलिसीज़ फ्रेम करना, रूल्स बनाना, ये सारे काम किसके होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमने बात किया था, पहले ही हमने बताया, स्टाफिंग पार्ट हो जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। स्टाफिंग से क्या मतलब होता है? कितने लोगों को रिक्रूट करना है, किसको कब ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, कितनी लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है, और जिनकी ज़रूरत पड़ेगी उनकी क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के अपनी टीम को बिल्ड करना, ये काम होता है हमारे HODs का, यानी कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, इसके अलावा एक काम होता है, वो काम क्या होता है कि जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है? अपर को लोअर से जोड़ता है। कैसे कनेक्ट करेगा? ये अपर क्लास डील करेगा, यानी कि इंटरेक्ट करेगा मिडिल लेवल से, और मिडिल इंटरेक्ट करेगा, उन चीज़ों को पास करेगा, उन ऑर्डर्स को, इंस्ट्रक्शंस को लोअर लेवल पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मिडिल लेवल जो है वो एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कंसिस्ट ऑफ डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑपरेशनल मैनेजर्स। मेन टास्क आर टू इंटरप्रेटेट the policies of the top management, to ensure the availability of resources, to implement policies, to coordinate all activities, ensure availability of necessary personnel and assign duties and responsibilities to them। ठीक है, ये सारे काम इनके होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। बेसिकली जो इनका मेन टास्क होता है वो होता है स्टाफिंग, और प्लस क्या? लिंकिंग द चेन बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी ऑर्डर्स आते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, वो ये पास करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट को, ताकि वो आगे ऑपरेशंस करवा सके, प्रैक्टिकल काम हो सके। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं, तो हमें आता है लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, इसको सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल, लोअर लेवल, कई अलग अलग नामों से बोला जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स एंड फोरमैन, टीम लीडर्स। ठीक है, तमाम होते हैं। Consist of foremen and supervisor, etc. Main task is to ensure actual implementation of policies as per directions, bring workers grievances before the management and maintain discipline among the workers। एक्चुअल में क्या होता है? ये जो लोअर लेवल होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ये बताया था कि ये जो लोअर लेवल है, ये जो लोअर लेवल है हमारा, ये सीधे इंटरेक्ट करता है लेबर और वर्कर से। तो सिंपल सी बात है, वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कौन यहाँ तक पहुँचाएगा? किसका काम हो गया? लोअर लेवल का। यानी कि लोअर लेवल भी एज अ लिंकिंग चेन, है ना, एक्ट करते हैं किसके बीच में? वर्कर और मिडिल लेवल और अपर लेवल के बीच में। ठीक है, सपोज़ जैसे कि बात करते हैं हम गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, जो लेबर काम कर रही है, वहाँ के जो इन्वायरमेंट है वहाँ की, सपोज़ कहीं फैक्ट्री में काम कर रही है, किसी लेबर फैक्ट्री में काम कर रही है और वहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, क्योंकि मशीन चलती हैं तो उससे हीट अप होता है, इन्वायरमेंट हीट हो रहा है। ठीक है, तो और उन काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत इनकन्वीनियंस फील हो रहा है उनको। तो क्या होगा? ये बात सुपरवाइज़र ऊपर बताएगा, यानी कि मिडिल लेवल को बताएगा कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज जो न्यू मशीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हीटअप करती हैं। तो वहाँ पर AC लगवाया जा सकता है, कूलर लगवाया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें रहती। तो प्लस अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स होता है, वर्कर के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या किसी भी तरह के ग्रीवियंसेस आ जाते हैं, तो वो भी सारे के सारे सॉर्ट आउट कौन करेगा? सुपरवाइज़र करेगा। अगर उसके लेवल पर सॉर्ट आउट नहीं होता है तो फिर वो आगे पास करेगा मिडिल लेवल पर या फिर टॉप लेवल पर।
डिसिप्लिन मेंटेन करना प्लस क्वालिटी मेंटेन करना प्रोडक्ट की, ठीक है, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, इफ़िशिएंसी और इफेक्टिविटी पर ध्यान देना, टारगेट्स अचीव करवाना, तमाम तरह के काम जो होते हैं, यानी कि वर्कर से रिलेटेड और फैक्ट्री लेवल पर, वर्कशॉप के लेवल पर जो भी टास्क होते हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सुपरवाइज़र, फोरमैन और फ्रंटलाइन मैनेजर्स की होती है, यानी कि अल्टीमेटली लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। पॉज, डीसी। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जब हम आते हैं तो पहला आता है प्लानिंग, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, ठीक है। प्लानिंग क्या होता है कि हम पहले ही, इसको हम ऐसा याद रख सकते हैं, बहुत छोटा सा है, उसको याद रखने के लिए थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, कुछ भी करने से पहले सोचना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब हम पहले ही किसी भी काम को करने से पहले सोचते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्चुअल में हम प्लान बना रहे होते हैं, ठीक है। हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, वो ये कर देंगे, ठीक है, ये होता है। अगर हम एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो कैसे काम करते हैं? टारगेट क्या है, कितनी सेल बढ़ानी है, कितना प्रोडक्शन बढ़ाना है, किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, कौन इसमें हेल्प करेगा, ठीक है, कहाँ से हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये प्लानिंग होती है, ठीक है। व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हु इज़ गोइंग टू डू, कौन करने वाला है ये काम, तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना, प्लान बनाना, यही प्रोसेस होती है प्लानिंग की। आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स आर नीडेड, हाउ मैनी पोस्ट आर नीडेड, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग जो एक्चुअल में हम ऑर्गेनाइजिंग को बोल सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि हमने बताया था अभी आपको, ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने लेवल्स होंगे, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, और किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, इस लेवल पर कितनी अथॉरिटी होगी, यहाँ पर अथॉरिटीज़ कितनी होंगी, यहाँ पर अथॉरिटीज़ कितनी होंगी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, मिडिल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, ये सारी कुछ चीज़ें जो होती हैं, ये सब पार्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग में हम इन सभी चीज़ों को डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम काम भी डिवाइड करते हैं, कौन क्या काम करेगा, किसको कितना काम करना होगा, किसको, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग का सिंपल सा मतलब होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, है ना, और डेवलपमेंट, तमाम तरह की चीज़ें। मतलब कितने लोगों को लेकर आना है, कहाँ से लेकर आना है। देखो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अगर आप एक कंपनी में सपोज़ आप एक मैनेजर हो किसी कंपनी में और आपको कुछ लोगों को रिक्रूट करना है, जॉब पे रखना है, तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कॉलेजेस में जा सकते हो, आप कंसल्टेंसीज से बात कर सकते हो, है ना, आप ओपन मार्केट में जा सकते हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करा सकते हो, ठीक है। कुछ और भी एजेंसीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जा सकते हो, वहाँ से आप करा सकते हो, वहाँ से आप लोगों को ला सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो रिक्रूटमेंट कैसे करना है, कहाँ से करना है, ठीक है। फिर उनमें से किसको सेलेक्ट करना है, कौन हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, डिग्री वाइज लेना है, एक्सपीरियंस वाइज लेना है, ठीक है, नॉलेज वाइज लेना है, एज वाइज लेना है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप किस तरह से आप उन्हें सेलेक्ट करते हो, फिर उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हो, फिर उनके प्रमोशन की बात करते हो, उनकी सैलरी वगैरह, इन सब चीज़ों की बात करते हो। तो स्टाफिंग में हम ये सारी ही चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डायरेक्टिंग के अंदर। तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग सिंपल है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्ट करना, है ना, पता है ना, इंस्ट्रक्शंस। तो सिंपल है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, है ना, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग एक्चुअल में कंट्रोलिंग का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना। यहाँ पर कंट्रोल का मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, कंट्रोलिंग की जो प्रोसेस होती है वो होती है, कंट्रोलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द प्लान परफॉर्मेंस, ठीक है। यानी कि देखो, हमने कुछ प्लान किया होगा, ठीक है। सपोज़ हमने प्लान किया कि हमें पर डे 5 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, बट एक्चुअल में
जो हमारी लेबर है वो 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, तो हम क्या करेंगे, प्लान्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा जो वेरिएशन आएगा, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है 1 का वेरिएशन आ रहा है, इसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। हो सकता है मशीन ख़राब हो सकता है लेबर के पास प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो सकता है लेबर की का टाइम कहीं वेस्ट हो रहा हो, ठीक है। सपोज़ टूल्स लाने ले जाने में रॉ मटेरियल का इंतज़ार करते हुए समय भी ख़राब हो रहा है उसका, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये वेरिएशन आ रहा है। तो हम कुछ ना कुछ करके इस वेरिएशन को ख़त्म करेंगे और हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्लांट परफॉर्मेंस से मैच कराएंगे। ये होती है कंट्रोलिंग, ठीक है। The main function of management controlling is monitoring the organizational performance towards the attainment of the organizational goal. Next हम बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन। देखो कोऑर्डिनेशन, देखो हमने 5 फंक्शंस पढ़े है ना, 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े, किसके, मैनेजमेंट के। कौन कौन से 5 थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। बट कोऑर्डिनेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, किसका, मैनेजमेंट का, ठीक है। ये डेलिब्रेट फंक्शन होता है, इसे हम बोलते हैं डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कई बार पूछ भी लेते हैं व्हाट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिना कोऑर्डिनेशन के आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग होते हैं, ठीक है। फिर उनका काम भी अलग अलग होता है, ऐसा तो नहीं है सारा काम एक ही जैसा होगा हर इंसान का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। सबका काम अलग अलग होता है, कोई केमिकल इंजीनियर है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है ना, कोई आईटी से है, कोई इलेक्ट्रिकल से है, कोई अकाउंटेंट है, कोई सीए है, सबका काम अलग अलग होता है ना। सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी अलग अलग होती हैं। तो क्या होता है, उनके बीच में हमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन लाना होता है, एक सिस्टमेटिक वे में उन्हें सिंक्रोनाइज करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, ताकि वो एक दूसरे के साथ काम कर सकें और उनको कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए, काम करते वक्त उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। Coordination is the force which synchronizes all the functions of management and activities of different departments. Lack of coordination results in overlapping, duplication, delays, and chaos. It is concerned with all the 3 levels of management, as if all the levels of management are looked at together, they become a group, and is in the case of every group, they also require coordination among themselves. So it is not a separate function of management, rather it is the essence of management. Essence of management, right? मेन पार्ट है ये मैनेजमेंट का। देखो कोऑर्डिनेशन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पर्सन के बीच में हो, कोऑर्डिनेशन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय और सबॉर्डिनेट के बीच में हो, ठीक है। ये सेम लेवल है, हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है। एक एम्प्लॉय और दूसरे एम्प्लॉय के बीच में, या फिर सबॉर्डिनेट और सुपरवाइज़र के बीच में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। कोऑर्डिनेशन हर जगह होगा, 5 फंक्शंस के बीच में होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनके बीच में भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। प्लस जो लेवल्स हमने पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मिडिल और लोअर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लोअर और वर्कर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, फिर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉई, है ना, एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मैनेजर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, फिर मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी कि हर जगह हमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हार्मोनी के साथ काम कर सके, पीसफुली काम कर सके, ठीक है। किसी भी तरह का क्योस, डुप्लीकेशन ना हो, क्योंकि डुप्लीकेशन होगी तो जाहिर सी बात है वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होगा। क्योस आता है तो डिस्प्यूट्स होंगे, है ना, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है उसे हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इंटीग्रेट्स
diverse business activities into purposeful group activity, ensuring that all people work in one direction to achieve organizational goals. ठीक है, देखो सबको अलग अलग काम करना होता है, सबका अलग अलग काम है, सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर सब लोग अपने अपने तरीके से काम करेंगे, अपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कौन अचीव करेगा, है ना। तो इसके लिए क्या बोला जाता है कि सभी को एक पर्टिकुलर प्लान के अंडर काम करते रहना चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सबको काम करना चाहिए, है ना। और वो किससे होता है, वो पॉसिबल है कोऑर्डिनेशन के थ्रू, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही है जो एक दूसरे को लिंक अप करता है और उनको एक ही डायरेक्शन में काम करवाता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, है ना, लगभग सेम है। क्या बोला जा रहा है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, इट डायरेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज टुवर्ड्स achievement of common goals and brings unity in चलिए, coordination integrates group efforts. It integrates diverse business activities into purposeful group activity, ensuring that all people work in कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, है ना। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप एफर्ट्स को, यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल्स को, डाइवर्स इंडिविजुअल्स जो हैं उनको एक ही प्लान के अंदर सिंक्रोनाइज करता है, इंटीग्रेट करता है, ताकि वो एक ही डायरेक्शन में काम कर सकें। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इट इंटीग्रेट्स डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटीज़ इनटू पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी, इंश्योरिंग दैट ऑल पीपल वर्क इन वन डायरेक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि सभी को एक ही डायरेक्शन में काम करते रहना चाहिए। ठीक है, अगर सभी लोग अपना अपना काम करेंगे, अपने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि वो क्या नहीं कर पाएंगे, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कभी नहीं कर पाएंगे। तो उसको रोकने के लिए, उसको को ख़त्म करने के लिए क्या करना होता है, उन्हें सिंक्रोनाइज करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन जो है वो यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है। ठीक है, अब ये यूनिटी ऑफ एक्शन क्या हो गया कि सबको एक साथ मिल के काम करना होगा। ठीक है, it directs the activities of different departments and employees towards achievement of common goal and bring unity in individual efforts. नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो मैनेजमेंट का जो एसेंस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये भी कैसा होगा, कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही सिंक्रोनाइज़ किया फिर उसके बाद छोड़ दिया, तो क्या होगा कि वो फिर से वापस से वो सब मिक्सअप हो जाएंगे। आपको वो करते रहना पड़ेगा, आपको वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाए रखना पड़ेगा, ताकि वो सभी प्रॉपर काम करते रहें और एक दूसरे के साथ काम करते रहें एक ही सेम डायरेक्शन में। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी मैटर, इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स टिल द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज इट्स ऑपरेशन। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, जब तक एम्प्लॉय काम करते रहेंगे, जब तक डिपार्टमेंट चलते रहेंगे, तब तक वो सिंक्रोनाइजेशन और इंटीग्रेशन यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है वो चलता रहेगा, उसे आप बंद या ख़त्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम आते हैं, कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन। मैनेजमेंट परवेसिव है तो कोऑर्डिनेशन भी परवेसिव होगा, है ना, और मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस भी परवेसिव होंगे, यानी कि आप हर जगह इसे यूज़ कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हें डेलिबरेटली इसे परफॉर्म करना होता है, इसीलिए हम इसे कई बार कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं, डेलिबरेट फंक्शन ऑफ मैनेजर्स बोलते हैं, और ये करना ही होता है इनको। ठीक है, it is equally important at all the three top, middle and lower levels of the management. Thus it is the responsibility of all managers that they make efforts to establish coordination, है ना। सारे मैनेजर्स, चाहे टॉप का हो, मिडिल का हो, लोअर का हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और सभी लेवल्स पे ये होना चाहिए और सबको ही ये परफॉर्म करना होता है। कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एक डेलिबरेट फंक्शन होता है मैनेजर्स का,
और उसे परफॉर्म करना ही होता है। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन जो होता है, कोऑपरेशन क्या है? कोऑपरेशन को हम ऐसे याद रख सकते हैं, हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करना, बस सिंपल। टीम स्पिरिट बोल सकते हो इसे आप, एक दूसरे की हेल्प करना बोल सकते हो, कोऑपरेशन बोल सकते हो। द डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेशन इज people working together to achieve results of or people helping each other out to achieve a common goal. An example of cooperation is when one person hands you brick and you laid the brick. ठीक है, डेफिनेशन में कुछ खास है नहीं, कोऑपरेशन को हम सिंपल याद रखेंगे हेल्प या फिर टीम स्पिरिट से। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है, समवन हैंड्स यू अ ब्रिक एंड यू ले द ब्रिक। कोई आपको ईंट उठा कर देता है और आप उस ईंट को बिछा देते हो या लगा देते हो। ठीक है, तो सिंपल है, एक आदमी आपकी हेल्प कर रहा है और आप उस काम को परफॉर्म कर रहे हो। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन। डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है? तो मीनिंग का डिफरेंस है। कोऑर्डिनेशन इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट सो एज टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग। ठीक है, स्मूथ हारमोनी पीसफुली काम चलता रहे, इसलिए कोऑर्डिनेशन किया जाता है। कोऑपरेशन क्यों ज़रूरी होती है? कोऑपरेशन इज डिस्क्राइब्ड एज द एक्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर और कन्फर्मिंग टू स्टैंडर्ड्स फॉर अचीविंग अ कॉमन गोल। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ इट, क्या है ये? तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, इट इज़ वॉलेंट्री एक्टिविटी। सिंपल है, कोऑपरेशन जो है वो एक वॉलेंट्री एक्टिविटी है, यानी कि सपोज आप काम कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और आपके साथ में कोई कलीग है आपका, तो आपकी मर्ज़ी होगी कि आप उसके साथ, देखो यहीं पर एक पॉइंट होता है कि कोऑर्डिनेट तो आपको उसके साथ करना ही पड़ेगा। अगर आपसे कोई काम होकर उसके पास तक जाना है तो वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन आप उसकी हेल्प करते हो या नहीं ये आपका पार्ट है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप उसके साथ कोऑपरेट करते हो ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है ना। तो ये एक वॉलंटरी एक्टिविटी हो जाती है और ये एक मैनेजमेंट का पार्ट हो जाती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। प्रोसेस कंट्राइव्ड और नेचुरल, ये अपने आप आती है हमारे बिहेवियर से। अगर आपका बहुत अच्छा बिहेवियर है, आप लोगों से मिलजुल के रहते हो, तो कोऑपरेटिव होगे आप। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन होती है वो कंट्राइव्ड होती है। कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर टैकेट होता है। टाइम हॉरिजन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है और कोऑपरेशन शॉर्ट टर्म होता है। रिलेशन, यहाँ फॉर्मल रिलेशन हो जाता है, यहाँ इनफॉर्मल फ्रेंडशिप सोशल रिलेशंस आ जाते हैं। एक्टिविटी की बात करेंगे तो परफॉर्म्ड एट टॉप लेवल मैनेजमेंट, परफॉर्म्ड एट ईच लेवल। ठीक है, अगर कोऑपरेशन कोई करेगा तो कौन करेगा? जो आपका सुपीरियर होगा वो कोऑर्डिनेट करवाएगा आपसे। ठीक है, और कोऑपरेशन आपके खुद के लेवल पर होता है, आपको करना है करो, नहीं करना है तो मत करो। Thank you. Stay home, stay safe.